नाज़रीन, यूं तो वतन अजीज गुज़िश्ता 75 बरस से ही अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। ना ये मोड़ खत्म हो रहा है और ना हम तरक्की की सीधी शाहराह पर जाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल वाकई नाजुक है। मुल्क को इस वक्त कई किस्म के बहरानों का सामना है। मुआशी बहरान से तो हम सभी गुजर रहे हैं, सियासी बहरान हम मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और सामने एक आईनी बहरान सर उठाए खड़ा है। 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला अदालत के सामने है और हुकूमत की तरफ से आला अदलिया के जजों पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कल सरगोदा के जलसे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक और 2 हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें चला दी और उनके नाम लेकर इल्जाम लगाया कि ये मेरे कप्तान को दोबारा सियासी जिंदगी देने के लिए मैदान में आ गए हैं। साजिश करने वाले थे, स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इमरान खान अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पनामा बेंच में बैठा था। नाज़रीन, सिर्फ मरियम नवाज नहीं मुस्लिम लीग नून के दूसरे सीनियर रहनुमा भी आला अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में आला अदलिया को शहादत देने के लिए कह दिया। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूर जो है वैलिड करार दिया था। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। तजावुज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून आला अदलिया से शहादत मांग रही है, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला अदालत में है। हुकूमत इलेक्शन कराने की हामी नहीं भर रही और मेरे कप्तान को हर हाल में इलेक्शन चाहिए। अपनी मकबूलियत का ग्राफ देखकर मेरे कप्तान ने 14 जनवरी को पंजाब और 17 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दी ताकि वो 90 दिन बाद फिर हुकूमत में आ जाएं। लेकिन हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे ठंडे ठार बैठे हैं और कहीं कोई इलेक्शन के आसार तक नजर नहीं आ रहे। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख देने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर 10 फरवरी को फाजिल जज जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन असेंबलियों की तहलील से 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर ही गुलाम महमूद डोगर केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने खुद नोटिस के लिए यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। 20 फरवरी को सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 21 फरवरी को पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक पर मिस्टर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी भी शामिल हैं। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस की समाअत शुरू की और उसी रोज मेरे छोटे कायद की जेर सदारत इजलास में 2 जजेस से मुतालबा किया गया कि वो मुस्लिम लीग नून के केसेस से खुद को अलग कर लें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस से कायम करदा 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल किया जाए। 23 फरवरी को ही मियां दाऊद एडवोकेट ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया, जिसमें फाजिल जज और उनके अहले खाना की जायदादों और असासों की तहकीकात करके उन्हें ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। आज 24 फरवरी को समा टीवी ने फाजिल जज के अहले खाना के हवाले से खबर दी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझें तो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इंक्वायरी कराने और तहकीकात का हिस्सा बनने को तैयार है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद नोटिस के दूसरे दिन भी समाअत हुई, जिसमें फारूक नाइक ने पीडीएम का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़ा। इस बयान में इस्तदा की गई कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लें। नाज़रीन, ये सारे मामला तो अदालत में हैं और पूरी कौम उनके फैसले का इंतजार कर रही है ताकि मुल्क इस बहरानी कैफियत से निकल सके।
اس ساری پر میرے 13 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، مریم نواز نے جس طرح سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس جج صاحبان کی تصویریں سیاسی جلسے میں دکھائیں، کیا یہ عمل قانونی اعتبار سے درست ہے؟ سوال نمبر 2، مریم نواز نے سرگودا جلسے میں سپریم کورٹ کے 2 ججز کو کرپٹ کہا، کیا اس کو توہین عدالت کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، مسلم لیگ نون یا دیگر کسی فریق کو کسی بھی جج کے بارے میں کوئی تحفظات ہیں تو ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، جلسوں میں ججوں کا نام لینے کے بجائے ان کے خلاف ریفرنس کیوں دائر نہیں کیا گیا؟ سوال نمبر 4، آج سپریم کورٹ میں شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ میڈیا پر عدلیہ کی تضییق کی جا رہی ہے، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو پھر دیکھیں گے، کیا سپریم کورٹ مریم نواز کو اس کیس میں طلب کر سکتی ہے؟ سوال نمبر 5، خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں فل کورٹ بنا کر پاناما کیس سمیت دوسرے کیسز کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا، کیا یہ مطالبہ گڑے مردے اکھاڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ سوال نمبر 6، اگر کوئی سیاسی جماعت اٹھ کر سپریم کورٹ حملہ کیس اور جسٹس قیوم مرحوم کی مبینہ آڈیو لیک کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کرے تو کیا مسلم لیگ نون اس کی حمایت کرے گی؟ سوال نمبر 7، مریم نواز اور خواجہ آصف دونوں نے ججز پر تنقید کی لیکن دونوں کے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا مریم نواز خواجہ آصف جیسے سینئر سے تنقید کا یہ ہنر سیکھ سکتی ہیں؟ سوال نمبر 8، اس وقت پی ڈی ایم 9 رکنی بینچ میں شامل 2 ججز سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ سماعت سے علیحدہ ہو جائے، عام طور پر فوجداری معاملات میں ججز کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیا آئینی نوعیت کے کیسز میں بھی کسی جج سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جائے؟ سوال نمبر 9، اگر کل کو تحریک انصاف نے بھی بینچ میں شامل کسی اور معزز جج پر اعتراض اٹھا دیا تو کیا پی ڈی ایم ان ججز کو بینچ سے علیحدہ کرنے کے لیے قبول کر لے گی؟ سوال نمبر 10، پی ڈی ایم نے از خود نوٹس کیس میں 9 رکنی لارجر بینچ کی جگہ فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے، کیا پی ڈی ایم کی یہ استدعا تسلیم کر لی جائے گی؟ سوال نمبر 11، کیا پی ڈی ایم کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ عدالتی روایات کی روح سے جائز ہے؟ سوال نمبر 12، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو جانے کے بعد کیا اخلاقی طور پر جسٹس مظاہر علی نقوی کو بینچ میں شامل رہنا چاہیے؟ سوال نمبر 13، سپریم کورٹ کے فاضل جج مسٹر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، کیا میرے کپتان سپریم کورٹ کے فاضل جج کا مشورہ مانیں گے؟